अपना ग्लोबल डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट। डेब्ट मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट मीनस इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग इन दी मार्केट। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ कितने कल 2 हुए हैं, फिर 2 हुए थे, उससे पहले 3 हुए थे। हाँ जी, ग्लोबल डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट ये प्रोसेस जो है किसी भी मार्केट में पैसे को फाइनेंस करने की या किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस है। जब इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है, 2 तरीके से करती है। एक तो डिवेंचर फॉर्म में होगी, एक इक्विटी फॉर्म में होगी। 2 तरीके से किसी भी मार्केट में फाइनेंसिंग की जा सकती है। ये जो फाइनेंसिंग होगी या तो आपकी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो सकती है, जिस कंट्री में भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे वहाँ की कंट्री की जो स्टॉक एक्सचेंज होगी उसी के थ्रू होती है, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सभी गवर्नमेंट्स मोस्टली सभी कंट्री में मिल जाती हैं। नॉन बैंकिंग जो बैंक का काम नहीं करती हैं वो संस्थान भी इन्वेस्टमेंट करवा देती हैं, या कई बार बैंकिंग फैसिलिटीज या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो भी इस तरह की मार्केट में काम करती हैं। जब भी किसी कंपनी को एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट में या फिर व्यापार करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, या फिर बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, तो वहाँ पर ये डेब्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग की जाती है। फाइनेंस फंक्शन आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, फाइनेंस फंक्शन क्या है? जब भी कोई कॉर्पोरेट कहता किसी भी प्रकार की अपने बिजनेस को रेनोवेशंस या फिर एक्विजिशंस या दोबारा से कैपिटल स्ट्रक्चर को दोबारा से सेटअप करना चाहती है, या पैसा कहीं से भी इकट्ठा करती है, या फिर पैसे को मैनेज करती है, उन सभी काम को ही हम फाइनेंस फंक्शन कह सकते हैं। फाइनेंस में कैपिटल, डिवेंचर, इक्विटी इकट्ठे करना, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वैसे तो यही होता है आपका इक्विटी प्लस डिबेंचर्स। कई बार कंपनी में इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर भी आ जाता है, कई बार इक्विटी प्लस प्रेफरेंस भी आता है। लेकिन जब भी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलवेज इक्विटी प्लस डिबेंचर ही होता है, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है कि 400 परमानेंट गिविंग टू डिविडेंड। कई बार ऐसा होता है कंपनी पैसे तो इन्वेस्टमेंट करवा लेती हैं, जरूरी नहीं कि हर बार लगातार प्रॉफिट कमाएंगी। कई बार माइदा वे मार्केट में बहुत सारा डाउनफॉल आया या लॉस हो गए, तो इक्विटी जो होल्डर्स होते हैं इनके साथ एडजस्टमेंट होती है कि इनको जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट में से हिस्सा देना ही देना है। जब डेब्ट डिबेंचर इश्यू करवाए जाएंगे या डेब्ट में पैसा लगवाया जाएगा तो उसमें फिक्स परसेंटेज रेट होता है, 5 से 10% के बीच में कुछ भी रेट होता ही है। बाई द वे इसमें भी चांस होता है भी लॉस होगा तो इनको एक बार इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर लगवा दिए जाए, जब व्यापार में आप लगवा रहे हो, तो ये ऐसे शेयर होते हैं कि कंपनी लॉस में हो प्रॉफिट में हो, पैसा हर बार कंपनीज को देना ही पड़ता है। तो बर्डन रहता है कंपनीज के ऊपर भी, हर साल कम से कम इतना प्रॉफिट तो हमें कमाना ही होगा कि ताकि इनकी पेमेंट्स की जाए। अगर किसी साल में लॉस हो गया तो इनका पैसा स्टैंडिंग में खड़ा रहता है, अगले साल फिर दोबारा से इनके पैसे देने पड़ेंगे। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कंपनी कमाती है तो इनको और भी चांस होता है कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकते हैं। मान लो कंपनी का भी इनको एक साल में 1 लाख रुपए देना है, बाय द वे कंपनी ज्यादा कमागी तो ये ज्यादा के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो इक्विटी प्लस डिवेंचर से ही होती है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इसको भी बोल सकते हैं। फाइनेंस का मेन फंक्शन जो चलता है इसी बेस पे चलता है। ऑलवेज जब भी बात की जाएगी, जब हम इंटरनेशनल बेस पे बात करते हैं तो वहां पर मेन जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका आता है वो इक्विटी प्लस डिवेंचर का ही आता है। ये जो 3 प्रकार का है या इसको भी हम बोले, ये सब मोस्टली ज्यादातर इंडिया में ही यूज करने को मिलता है। लेकिन इंडिया में भी वही कंपनी इसको यूज करती हैं जिनको लगता है कि एक्चुअल में उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो वो इक्विटी प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर में पैसा इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं। फिर हमारे पास एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि लीवरेज क्या है। लीवरेज मतलब हो गया कि जो आपने पैसा इन दोनों में से, चाहे अकेला इक्विटी में से कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करवा ली, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होगा कि आपने अपने शेयर बेच दिए, आपके पास पैसा आ गया, उस पैसे को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं कि ये लिक्विडिटी लेवल पे आपके पास बना रहे। ऐसा ना हो कि आपके बिजनेस को बंद करने के कार पे आ जाए हम लोग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लो एग्जांपल मैं बोलूं 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, जब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एक तो फिक्स एसेट में करनी पड़ेगी, एक करंट एसेट में करनी पड़ेगी, 2 के जगह पे इन्वेस्टमेंट होगी।
अब भी आप 5 लाख में से 4 लाख या 4.5 लाख फिक्स एसेट में लगा दो, जो फिक्स एसेट में पैसा आपका गया हुआ है वो पैसा आप रिकवर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को डेली बेस पे चलाने के लिए आपका पैसा जो है करंट एसेट में होना चाहिए, वो भी ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म की मीन्स जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े आप पैसा भी कन्वर्ट कर सकें, मीन्स आपके पास पैसा अवेलेबल हो कैश में या फिर बैंक में, ये लिक्विड फॉर्म है। या फिर डेप्टर भी हम बोल नहीं सकते, लेकिन डेप्टर का भी रियल चांस होता है कि लिक्विड जिनसे पैसे लेने हैं उतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये पैसा तो हमें पता ही है कि ऑलवेज हमारे पास होगा ही होगा। आप बिजनेस में जो पैसा लगा के बैठे हुए हैं उसको किस प्रोसेस में कहाँ तक यूज कर रहे हैं, ताकि आपकी जो लिक्विड कंडीशंस हैं वो लिक्विड लेवल्स है, लिक्विडिटी लेवल वो ऑलवेज कंट्रोल में रहे। जिस दिन बिजनेस लिक्विडिटी लेवल से नीचे चला गया तो आपका मीन्स आपको अपनी एसेट सब कुछ सेल करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस बंद होने के घर का था। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस को लीवरेज। आप जिस लेवल में चल रहे हैं उस लेवल में कभी भी डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। क्योंकि मान लो आपके पास पैसा, वैसे करंट एसेट में हमारे पास स्टॉक भी आता है। स्टॉक का मतलब क्या, आपकी कंपनी में मतलब 1 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, हम लोग अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। अभी जब इमरजेंसी बेस पे 1 लाख की हमें जरूरत पड़ जाए, क्या आप 1 लाख का स्टॉक 1 लाख में बेच दोगे? भाई कभी नहीं हो सकता। जब भी किसी बंदे को बेचोगे मे भी आगे लेने वालों की डिमांड कुछ और होगी। बुक्स में तो हम दिखा लेते हैं, तो इसलिए बोलते हैं जब भी पैसा कंपनी में होना चाहिए तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जो पैसा इजिली बेस पे रिसीव आप कर सकें या फिर रिकवर भी कर सकें। तो इन प्रोसेस को हम जब डील करते हैं तो उसको हम लीवरेज प्रोसेस ही बोलते हैं। फिर हमारे पास आ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो हम ये कैपिटल स्ट्रक्चर चॉइस करते हैं, इक्विटी डिवेंचर्स या फिर इक्विटी प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब क्या होगी? जो भी आपने डिविडेंड वगैरह पे करना है, सबसे पहले तो डिवेंचर है तो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर प्रेफरेंस वाले हैं तो उनको डिविडेंड पे करेंगे। है ये भी इंटरेस्ट का ही टाइप है, कितना आपको पे करना पड़ेगा मैटर करता है ऑलवेज। डिविडेंड वालों को फिक्स है भाई, प्रॉफिट हो लॉस हो देना ही पड़ेगा। डिवेंचर वालों में होता है कि इसमें कंडीशंस होती हैं, हम लोग पहले से ही बंदे से इन्वेस्टमेंट में टाइम बोल देते हैं, अगर मार्केट में रेट कम हो गई तो हम आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, अगर मार्केट में ज्यादा हो रही है तो हम आपको ज्यादा भी टैक्स प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। दूसरा, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लोकल इक्विटी मार्केट। हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वहां पे डेवलपमेंट होने के चांसेस कितने हैं? आप कैपिटल इतनी ज्यादा लगवा लो, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा हो, मार्केट से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी आपका प्रॉपर बिजनेस ही नहीं चल रहा, आपका ऑल ओवर ट्रेड इंटरनेशनल बेस पे है ही नहीं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप इन्वेस्टमेंट तो करा के बैठ सकते हो, पैसा बाद में जनरेट ना हुआ तो कहाँ से पैसा देंगे? क्योंकि जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट करना है इंटरनेशनल बेस पे, तो ये होता है कि कंट्रीज दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो जो जिस कंट्री से भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करवाओगे उनको तो उनकी पेमेंट फॉर्म में पैसे देने पड़ेंगे, तो वहां पे कंडीशंस आएंगी। उसके बाद क्रेडिटर राइट, जिससे आपने पैसा उधार में लिया है उसके राइट क्या है? जो बंदा भी आपके पास पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा वो अलग अलग राइट के हिसाब से पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो बंदा बोले कि मुझे तो भाई इतने % प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो गड़बड़ा सबसे पहले हो सकता है कि बंदा पहले बोले कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं तो इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। इक्विटी मीन्स ओनरशिप होती है, अगर किसी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर हैं लगभग ओनरशिप में ही काम करते हैं, सब भी कंपनी में उनके राइट्स होते हैं, जो भी वोटिंग हो रही है वो काम भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एक्स्ट्रा तो वो भी ले सकते हैं। जब दूसरी फॉर्म आती है हमारे पास वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में भी कंडीशन बेस पे काम होता है कि जो बंदा बिजनेस चला रहा है उसके पास पैसा नहीं है कि बंदा और इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो फर्स्ट में वो इक्विटी में आएगा कि मुझे ओनर बनना है, या दूसरा होगा कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन में क्या होता है, बंदा पहले ही कंडीशन रख देता है कि मुझे हर साल इतने पैसे चाहिए ही चाहिए। थर्ड आ सकता है कि वो आपके साथ कंडीशन भी हो गया इनकम नोट। इनकम नोट में फिक्स पहले ही इनकम नोट आपको लिख के देना पड़े कि हर साल इतने पैसे लेने ही लेने। कंडीशन में कुछ और भी कंडीशन हो सकती हैं, कंडीशन में ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो तो ज्यादा पैसे भी लूंगा। लेकिन जब हम डिवेंचर में पैसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या फिर प्रेफरेंस में करवाते हैं तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग करवा ली तो वहां पर गड़बड़ा आ सकती है, बंदा कुछ भी डिमांड करके हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लगाता है, जिससे हमने उधार में सामान लिया हुआ है उसको राइट्स तो कुछ ना कुछ देने पड़ते हैं भी। अगर हम बाय द वे पैसे आपको नहीं देंगे तो हमारा पैसा रिकवर कैसे होगा? ये चीजें भी इसमें साथ में आ जाती हैं। इसी बेस पे इन्होंने जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बेस पे एक एग्जांपल आइसलैंड की दी हुई है। आइसलैंड इकोनॉमिक क्राइसिस थी, आइसलैंड एक कंट्री जो है
उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, क्या आई थी ये टाइम पीरियड भी शायद मेरे को लगता है इन्होंने 2008 का दी, जो हमारे पास जैसे मार्केट में पूरी डाउनफॉल आ जाते हैं, पूरी इकोनॉमी हमारी डाउन हो जाती है, जीडीपी खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई, कीमतें बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, मार्केट में बंदा सामान बना के बेचने लायक भी नहीं रहता, वैसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो 2008 की एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि पूरी की पूरी मार्केट में डाउनफॉल था, किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं था किसी चीज़ की हम बोलेंगे मंदी बहुत ही ज़्यादा आ जाना, सभी बैंक्स बंद, बैंक का बिजनेस क्लोज होने जा रहा था। तो उस टाइम पे जो सपोर्ट की गई, सिर्फ ना तो बैंक सपोर्ट करने वाले थे ना कोई और सपोर्ट करने वाला था, इस टाइम पे जो हमारी सपोर्ट करने वाली संस्थान आती हैं IMF, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संस्था है, या फिर वर्ल्ड बैंक, ये भी एक संस्था है जो हमारे लिए ऑलवेज काम करती है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो ये भी संस्था हमारे लिए काम करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें हमने कल पढ़ा था कि 164 कंट्री मेंबर्स हैं, तो ये सारी कंट्रीज मिलकर सपोर्ट करती हैं। उस टाइम पे जो आइसलैंड कंट्री की सपोर्ट की वही संस्था ने की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाली संस्था ने। इन्होंने उस कंट्री में दोबारा से पैसे इन्वेस्टमेंट किए, तब जाके वो कंट्री उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस से आगे निकल के आ सकी। फिर हमारे पास आ रही है इंटरनेशनल डेब्ट मार्केट, जो हम ये डिबेंचर मार्केट की बात करते हैं। इंटरनेशनल बेस पे जो डेब्ट की मार्केट है वो कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं, वैसे यूरोप में इन्होंने बताया कि 2021 में हाई यील्ड ऑफ डिबेंचर मार्केट थी। यूरोप कंट्री में डेब्ट मार्केट जो बनी 2021 में, जब इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, वो सबसे ज्यादा हाई रेट वाली थी, मीन्स हाई यील्ड वाली थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन्होंने बताई हुई किस प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले यूरो करेंसी और यूरो करेंसी मार्केट। यूरो करेंसी मार्केट का मतलब क्या है, जब कोई गवर्नमेंट किसी अपनी सेम कंट्री में, हम यूरोप में देखते हैं मोस्टली यूरोप की जो करेंसी है वो यूरो डॉलर ही है। जब एक कंट्री यूरोप में भी काफी कंट्रीज आती हैं, स्विट्जरलैंड, जर्मन हो गया, फ्रांस, काफी कंट्री यूरोप की कंट्रीज हैं। जब सेम कंट्री यूरोप लेवल में ही इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है यूरो करेंसी के अकॉर्डिंग होती है, तो उसको हम यूरो करेंसी मार्केट बोल सकते हैं। दूसरी हमारे पास बॉन्ड है इंटरनेशनल बॉन्ड। इंटरनेशनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई कंट्री इंटरनेशनल बेस पे एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। मान लो यूरोप वाली कंट्री यूएस में इन्वेस्टमेंट कर दी, एग्जांपल के तौर पे यूरोप वाली कंट्री यूएस में इन्वेस्टमेंट करेगी और वहां पर इन्वेस्टमेंट उनके हिसाब से हो, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं, समझ गए। मान लो यूरोप वाली कंट्री, हम बोले कि इटली है, इन्वेस्टमेंट कर दे UAE में, यहाँ पे जो कंट्री है अरब कंट्री है। इटली में क्या चलते हैं भाई, यूरो, यहाँ पे चलते हैं दराम। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसी है। जब ये कंट्री यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट वो इन्हीं की फॉर्म में करती है, दराम में करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। यूरो अगर यूएस में चली जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, US डॉलर, ठीक है जी। तो US डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉन्ड। इंटरनेशनल बॉन्ड भी कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं यूरो बॉन्ड, एक होते हैं ग्लोबल बॉन्ड। यूरो बॉन्ड दोबारा से बात हो गई कि अगर यूरोप वाली कंट्री किसी कंट्री में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको यूरो बॉन्ड बोलेंगे। यूरो बॉन्ड मीन्स यूरो वाली अमाउंट में ही वो इन्वेस्टमेंट की है, उसको यूरो बॉन्ड बोलते हैं। अगर बाय द वे यूरोप वाली कंट्री किसी और कंट्री में उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हम ग्लोबल बॉन्ड बोलते हैं। मतलब यूरोप वाले अगर यूएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो US डॉलर कहलाए जाएंगे, उनको बोलेंगे हम यूरो बॉन्ड। फिर हमारे पास उसके बाद आती है ऑफशोर फाइनेंसिंग। ऑफशोर फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, जब आपको फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक एंड अदर नॉन रेजिडेंट्स, जो किसी कंट्री में रहने वाले पर्सन्स नहीं होते या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं, जब किसी कंट्री को सपोर्ट वहाँ के बैंकों के द्वारा या फिर वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा नहीं बल्कि किसी और लोगों के द्वारा फाइनेंस करवाया जाता है किसी कंट्री में या इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, उसको हम ऑफशोर फाइनेंसिंग बोलते हैं। ऑफशोर फाइनेंसिंग के कुछ सेंटर्स इन्होंने बताए हैं, कौन कौन से सेंटर्स के बारे में बताया, इनमें बेनिफिट क्या होते हैं। जो ऑफशोर फाइनेंसिंग होगी, आप किसी बैंक से पैसा ले रहे हो या फिर किसी नॉन रेजिडेंट से पर्सन से पैसा ले रहे हो। नॉन रेजिडेंट मीन्स आपकी कंट्री का रहने वाला पर्सन नहीं है, बाहर कंट्री के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उसके बेनिफिट एक तो होगा भी लो टैक्स रेट, आपको कम टैक्स रेट में पैसा मिल जाएगा। कंडीशनली लॉ होता है इसमें। कंडीशनली लॉ मीन्स कुछ कंडीशन बेस पे ही काम होती है, जो गवर्नमेंट ने बोले होंगे वो कंडीशंस आपको साथ में फुलफिल करनी होंगी। मिनिमम रेगुलेटिव फ्रेमवर्क, इस तरह के
टाइम में अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो लॉट ऑफ पेपर वर्क आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिनिमम मीन्स गवर्नमेंट बोलते हैं कि जैसे बैंक से ही लोन लेने हैं, अभी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपकी कंट्री में ले रहा उससे आपको बहुत सारे पेपर साइन करने की जरूरत तो नहीं है। हम लोग अपनी कंट्री में ही देखते हैं, आपने लोन लेना है बैंक से, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है बैंक की, ये भी लेके आओ वो भी लेके आओ। यहीं किसी ऐसे पर्सन से हम ले लें जो बैंक का काम ही नहीं कर रहा तो बहुत इजीली इस पे लोन मिल जाता है। कुछ ही कंडीशंस होती हैं तो हम कंडीशन फुलफिल करके लोन ले लेते हैं। डेब्ट मार्केट के बाद हमारे पास आ रही है ग्लोबल इक्विटी मार्केट। ग्लोबल इक्विटी मार्केट को बोलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जब हम इक्विटी बेस पे काम करते हैं। इक्विटी मार्केट में जब हम काम करेंगे, कोई भी कंट्री अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे वैसे तो अपनी कंट्री में से इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, बैंक से पैसा ले सकती है किसी भी, लेकिन मोस्टली बैंक वगैरह के वर्ड सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह पे जब भी कोई कंपनी आएगी, जब किसी कंट्री को पैसे की जरूरत होगी तो वो इस तरह से काम करेगी। आईपीओ लेके आने का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक को ऑफर किया जाएगा अपनी कंट्री में भी, बाहर की कंट्रीज के लिए भी एडवर्टाइजमेंट्स होंगी कि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जो बंदे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उनको कुछ ना कुछ शेयर्स जो हम फिक्स कर लेते हैं, कम से कम इतने शेयर खरीदने होंगे, उसकी वैल्यू इतनी है, और हमारी कंपनी में जो राइट्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही मिलेंगे। तो इस तरह से भी मार्केट में से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। जब भी इक्विटी इकट्ठा होगा तो वो इनिशियली पब्लिक ऑफर ही होता है, स्पेशली पब्लिक के लिए ही ऑफर किया जाता है। अभी लास्ट टाइम हमने देखा था हमारी कंट्री में भी ऐसा हुआ। LIC के बारे में तो शायद आपने सुना ही है। LIC ने अपने शेयर अभी लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले बेचे हैं, तो इनिशियली पब्लिक ऑफर था, बहुत लोगों ने 1 मिनट में ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी। लोगों ने जो अपनी जो बिड्स लगाई थी कि हमें इतने शेयर चाहिए, तो IPO लेके जो आए थे बहुत लोगों ने शेयर खरीदे भी हैं। उनके शेयर ऐसा नहीं शेयर नहीं खरीदे क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, तो वो हिस्सेदारी का पैसा उन्होंने इकट्ठा करना ही था। तो ऐसे ही कोई भी कंट्री जब भी अपना पैसा इकट्ठा करना चाहे इक्विटी बेस पे, इंटरनेशनल बेस पे जब हम बात कर रहे हैं तो IPO ही करती हैं। इंटरनेशनल बेस पे हमने दिखाया भी कि ग्लोबल मार्केट साइज के अलग अलग ग्राफ भी दिखाए हैं कि किस तरह से कोई कंट्री जो आगे पैसे लेके आ सकता है। या फिर यूरो इक्विटी मार्केट, जब हम यूरो बेस पे इक्विटी मार्केट कहते हैं कि यूरो कंट्री से या फिर यूरो में ही हम पैसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो यूरो इक्विटी मार्केट भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बैंक तो हमें सिंपल पता है कि जो फाइनेंस का काम करते हैं। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होती है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये कौन सी संस्थान होती है एक तरह से फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ही है, लेकिन ये बैंक का काम नहीं करती। बैंक का काम ऐसे नहीं करती, मतलब कि ये जैसे पैसे जमा करवाने, लोगों के सेविंग अकाउंट खोलना, FD अकाउंट खोलना, ये काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ लोन देने का काम करते हैं। जो बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा वो पैसा मार्केट में उतार देंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और वहीं से आपका अपना पैसा जनरेट करते चले जाएंगे। इस तरह की जो संस्थान होती है इनका रोल क्या लिखे हैं, ये रोल क्या करती हैं, सबसे पहले काम करती है कि ट्रेड फाइनेंस, कोई भी कंट्री के लिए व्यापार करने के लिए पैसा देंगे। अगर ट्रेड फाइनेंस में इनका काम करना है तो इसमें सबसे बड़े कुछ चैलेंज होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पेपर हैवी प्रोसेस। अगर आपको बैंक से या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से पैसे लेने हैं तो लॉट ऑफ पेपर वर्क आपको करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंजेस है, अगर आप पैसा लेना चाहते हो तो जो भी पेपर की फैसिलिटीज है, जो ड्यूटीज हैं हमें कंप्लीट करनी ही पड़ती है। कुछ स्टाम्प्स लिखने होंगे, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज दिखानी होंगी जो उनके पास हमने एज पर श्योरिटी रखनी होती है, तो वो देनी ही पड़ती है। आपको बैंक मिल जाएंगे, और जो पेपर होते हैं वो फिजिकल बेस पे हमें देने होंगे। कोई ई पेपर पे काम नहीं चलता, जैसे आजकल हम बोले कि ई स्टाम्प चलने लगे हैं, आप ले लेंगे ई स्टाम्प, लेकिन आपको लिखते रूप में वहाँ पे लिख के देना होगा, ब्लैंक चेक वगैरह काफी कुछ हमें पे करना पड़ता है। बेनिफिट मिल जाता है, ऐसा नहीं कि लोन नहीं मिलता। अगर आपकी नेम एंड फेम है फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं। स्टार्टिंग बिजनेस है, वहां पर आप बिजनेस के लिए पैसा लेना चाहते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो काफी कुछ हमें उनको देना भी पड़ता है। ये था आपका टॉपिक ग्लोबल डिबेंचर और इक्विटी मार्केट का। अगर कोई पॉइंट है क्लियर करने वाला तो उसको हम दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल कंपटीशंस। ग्लोबल कंपटीशन में सबसे पहले बात हमारे पास आती है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग हम सब लोगों को बताइए कि जब भी कोई कंट्री गुड्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्री में भेजती है तो उसको हम एक्सपोर्ट ही बोलते हैं। एक्सपोर्ट जो है 2-3 प्रकार का होता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट की बात करते हैं। नॉन एक्सपोर्टर। नॉन एक्सपोर्टर वो पर्सन होते हैं जिनको एक्सपोर्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती और ना ही कोई इंटरेस्ट होता है कि उनको इस तरह से कोई काम करना है। वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही काम करना चाहते हैं। इस तरह के पर्सन को हम नॉन एक्सपोर्टर पर्सन बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं सपोर्टिक एक्सपोर्टर। सपोर्टिक एक्सपोर्टर क्या होते हैं
ये किसी ना किसी बेस पे जब इनको लगता है कोई इंटरेस्ट या फिर इनके कोई जान पहचान वाले पर्सन्स इनको थोड़ा बहुत काम दे देते हैं, तब उस टाइम पे ही सिर्फ काम ये करते हैं, गुड्स को लेके आएंगे, उसको मैन्युफैक्चर या फिर उसकी पैकिंग करके उसको वापस भेज देते हैं, या फिर एक तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी में ही मोस्टली काम करते हैं। इसको हम सबॉर्डिनेट एक्सपोर्टर बोलते हैं। जब इनको काम मिले, ऐसा नहीं होता कि इनके पक्के ही रिलेशन हैं, किसी कंपनी से प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, कभी किसी कंपनी को जरूरत पड़ी और आपको काम मिल गया, इनको हम सबॉर्डिनेट एक्सपोर्टर बोलते हैं कि जब काम आएगा तब काम करेंगे, अदरवाइज इनको रेगुलर काम करने का काम नहीं होता। थर्ड होते हैं रेगुलर एक्सपोर्टर। रेगुलर एक्सपोर्टर कौन होते हैं? जो लगातार एक्सपोर्ट का काम करते हैं और इनके रिलेशंस इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे होते हैं। इनका बिजनेस सिर्फ काम ही सिर्फ एक्सपोर्ट बेस पे ही चलता है। गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद बाहर से भेज देते हैं। एक पर्सन इसमें री एक्सपोर्टर भी होते हैं, वैसे इसमें लिखा नहीं है। री एक्सपोर्टर पर्सन कौन होते हैं? गुड्स मंगाएंगे बाहर से पहले इंपोर्ट करवाते हैं, मंगवाएंगे, उनकी पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने में दोबारा बाहर ही भेज देंगे। उसको हम री एक्सपोर्टर बोलते हैं कि पहले गुड्स बाहर से आती हैं, उसकी पैकिंग वगैरह या उसकी लेबलिंग वगैरह कुछ भी करने के बाद जब इसको गुड्स को बाहर भेजते हैं, उसको री एक्सपोर्टर भी बोलते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर वर्क इन द मिड 2020 ड्यू टू द पैंडेमिक। इंडिया में अगर देखा जाए एक्सपोर्ट का लेवल 2020 के मिड में, जब पैंडेमिक कोविड आया था, तो एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा बड़े थे इंडिया में। हमारे इंडिया का ही प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा बाहर जाने लगा था। हमारा एक्सपोर्ट का लेवल उसी टाइम पे जाके बढ़ा है। पहले तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम था। उससे पहले हम लोग सबसे ज्यादा जो डिपेंड थे वो चाइना के ऊपर डिपेंड थे। चाइना हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी, हम उस कंट्री का सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते थे और उनको एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। सबसे ज्यादा आज के टाइम में हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो यूएस की इकोनॉमी में कर रहे हैं। यूएस कंट्री में हमारा सबसे ज्यादा जो हमारे राइस हो गए, ऐसे सामान बहुत ज्यादा जा रहे हैं बाहर की तरफ। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का मतलब कि जब आप एक्सपोर्ट का काम करते हो, उस पूरे काम को करने के लिए जो भी एक संस्था पूरा काम करती है, जो जो उसमें प्रोसेस में टाइप्स आते हैं, जो जो आपको स्टेप करने पड़ते हैं, उस स्टेप को जो कंप्लीट करवाने वाली संस्था होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। जो भी पर्सन उसमें काम कर रहे होंगे। एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले रिसिप्ट एंड ऑर्डर। आपको एक ऑर्डर पहले रिसिप्ट होगा। जब तक कोई बाहर की कंट्री में कंपनी आपको ऑर्डर देगी नहीं, आपको ईमेल की तरह, बाय फोन या बाय व्हाट्सएप, जिस तरह से भी आपको एक ऑर्डर आएगा, आपको ऑर्डर एक रिसिप्ट मिलेगी। तो उसके बाद ऑब्टेनिंग लाइसेंस एंड कोटा। अगर आप एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हो तो आपको उस कंट्री का लाइसेंस या फिर जो कोटा सिस्टम कंट्री ने रखा हुआ है वो आपको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। अगर पहले से आपका सेम चल रहा है, आपका लाइसेंस है, तो यूज तो करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आपके पास एक्सपोर्ट आ रहा है तो आपको उस कंट्री का लाइसेंस सिस्टम में पहले जाना पड़ेगा। लाइसेंस आप लेंगे, उसके लिए अप्लाई करेंगे। जब लाइसेंस मिलेगा फिर आपका आगे काम होगा। उसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, जो भी आप काम करने जा रहे हो, उधार पे जैसे भी आप काम कर रहे हो, उसका लेटर बनना चाहिए। किस बेस पे पेमेंट गुड्स जाएंगी और किस बेस पे पेमेंट्स आएंगी, कितने टाइम का ग्रेस पीरियड्स होगा, वो सब कुछ उसमें डिफाइन होना चाहिए। जो पेमेंट्स होंगी किस तरह से होंगी, यूरो पेमेंट्स होंगी, जितना भी व्यवहार होता है तो उनकी पेमेंट्स यूएस डॉलर में ही होती है, क्योंकि जो डिवॉल्व इकोनॉमी है हमारे पास यूएस डॉलर थी, उसके बाद यूरोप में यूरो करेंसीज है, तो इसी में मोस्टली ज्यादातर बिजनेस होते हैं। कुछ रेयर चांस होते हैं कि हम अपनी कंट्री की अपनी करेंसी के हिसाब से अपना बिजनेस कर सकें, रेयर चांस में ही वो मिलता है। उसके बाद फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। जब आप लोग ये काम करोगे, कोई भी ऑर्डर आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, तो एक्सचेंज रेट को भी फिक्स किया जाता है। क्योंकि मार्केट में हम लोग देखते हैं आज कीमत अगर किसी डॉलर की 60 रुपए है, कल को 65 हो जाए, ऐसा नहीं कि आपको पेमेंट 65 में मिलेगी। वो रेट, एक्सचेंज रेट आपको उसी टाइम पे फिक्स करना होगा जिस रेट में आप लोग आज बिजनेस करने जा रहे हो। कल को मार्केट में अप आ जाए या डाउन आ जाए, वो कभी भी मैटर नहीं करेगा। जो एक रेट सेट हो गया उसी रेट पे आपकी पेमेंट्स होने वाली हैं। वो रेट आपको सेट करना होगा। फॉरवर्ड बुकिंग, वो मैटर फॉरवर्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन या फिर फॉरवर्ड बुकिंग भी कह सकते हैं। भी जब पेमेंट करने उस टाइम पे रेट देखेंगे, तो ये भी हो सकता है। इस तरह का कंडीशंस होते हैं कि मान लो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, बाहर के कॉलेज में बाहर जाना चाहते हो, आपने कंडीशंस आपने अप्लाई कर दिया, कॉलेज ने आपको फीस बोल दी, इतनी फीस भर दो। आपने आज के टाइम में फीस भर दी 62 रुपए के हिसाब से, कनाडा के हिसाब से। मैं मान लिया कि आपने फीस भर दी 62 के हिसाब से। बाय द वे कुछ अननेसेसरी रीजन या कुछ भी रीजन की वजह से गवर्नमेंट को सही नहीं लगा, उन्होंने आपका वीजा जो है रिजेक्ट कर दिया। जब आप फीस वापस लेंगे, ये फिक्स नहीं है कि आपको 62 के हिसाब से फीस वापस मिलेगी। हो सकता है कि मार्केट अगर अप है 64 है तो आपको 64 में भी पैसा वापस मिल सकता है। मार्केट डाउन है 58 तो पैसा आपको 58 में आएगा। आप वहां पे लड़ाई नहीं कर सकते कि मुझे 62 में ही पैसा चाहिए।
तो ये चलता है। अगर किसी चीज को हम फिक्स कर लेते हैं इसमें फिक्स होता नहीं, मैंने एग्जांपल वैसे आपको बताई, उस बेस पे ऐसा हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट लेवल में जा रहे हो तो जब भी आप करते हो मोस्टली एक्सचेंज में फिक्स करके ही आपको एक काम करना पड़ता है। एक्सपोर्ट के बिजनेस में पहले एक फिक्स होंगी ही होंगी, इस अमाउंट में आपका बिजनेस है, भाई कल को बढ़ रही है मार्केट, डज नॉट मैटर कि आपको कोई एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको उतनी ही पेमेंट मिलेगी जो आपने रेट फिक्स कर लिया। उसके बाद आपके पास होती है फॉरेन एक्सचेंज फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज का मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज, जो भी पेपर वर्क आपने करने होते हैं, वो सारे फॉरेन एक्सचेंज के पेपर वर्क आपको पहले से ही करने होते हैं। मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हम इंडियन कंट्री है, आरबीआई के पास इन्फॉर्मेशन भेजनी जरूरी होती है, इतनी पेमेंट्स हमारे पास इस तरह से आएंगी, जो कुछ है उधर की कंट्री में भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी होती है। अगला स्टेप होता है कि फॉर्मेलिटी बाय द फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ऑर्डर आ गया और आप खुद ही अपनी बाइक पे लेके निकल जाएंगे सामान, जाके अपनी गाड़ी में लेके छोड़ के आ जाएंगे बाहर सामान, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो वो सामान जैसे कि एयरलाइंस में छोड़ना होगा या फिर जो आपके समुद्री जहाज है वहां तक आपको छोड़ना है, जो भी आपका सेटअप है उस हिसाब से आपको जहाँ पे गुड्स पहुंचानी है, वो सभी एजेंट्स को आपको पहले फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। मान लीजिए आप एयरलाइन से ही भेजना चाहते हो, तो आपको पहले अपना सामान यहाँ से एयरलाइन भेजने के लिए जो आपका कोरियर वाला पर्सन है या जो भी डिलीवरी पर्सन है उनसे कांटेक्ट करना होगा। फिर वो डिलीवरी वाले पर्सन आगे जिसको हैंड ओवर करेंगे उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी आपको सारी कंप्लीट करवानी है। उसके बाद आपका बनता है बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग होता है कि जब आप सामान कोई भी गुड्स और सर्विसेज जहाज से भेज रहे हैं या फिर एयरलाइन से भेज रहे हैं, वहाँ पे बिल ऑफ लैंडिंग बनता है, कितने का बिल है, कितना सामान गया, उसका लोड कितना, उसकी वैल्यू कितनी बनती है, वो बिल बन के आपका पहुंचेगा आपका एयरलाइन के पास। उसके बाद शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर। शिपमेंट एडवाइस मीन जो आपका गुड्स भेजेंगे, जिस बंदे को आप सामान भेज रहे हो वो बंदा इम्पोर्टर ही होता है, उसको शिपमेंट की एडवाइस लेटर आप भेजोगे कि हमने सामान इस तरह से, इसकी स्लिप है, ये कुछ हमने आज यहाँ से शिफ्ट कर दिया है, आपके पास सामान इतने टाइम में पहुंच जाएगा और जिम्मेवारी आपकी है रिसीव करने की, आप लोग उसको रिसीव करोगे। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू दी बैंक। जो भी ये सारा काम होता है एक्सपोर्ट बेस पे, वो सारे डिटेल आपको अपनी कंट्री का जो बैंक हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसके पास रिप्रेजेंट करने होते हैं कि हमारे पास ये बिजनेस आया था, हमने इस काम किया। लास्ट में रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड। इसके बाद आपका एक्सपोर्ट का काम जो है कंप्लीट हो जाता है, आपकी गुड्स वहाँ पहुंच जाती हैं। जब गुड्स बंदे को रिसीव होगी उसके बाद जो भी आपने टाइम सेटअप किया था इस टाइम पे आपको पेमेंट्स आएंगी, जहाँ पेमेंट्स पहले से आएंगे कुछ भी हैं वो पेमेंट्स आपको उसके रियलाइजेशन मिल जाती हैं। ये आपका जो प्रोसेस है वो आपका एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास आती है ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन क्या होता है? जब ऑल ओवर कंट्रीज में कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी बिजनेस आपस में व्यापार करते हैं, या फिर कोई ऐसा भी होता है कि एक ही कंट्री में बिजनेस अपना चला के चल रही है, एक ही कंट्री में एक ही टाइप के बहुत सारे काम बिजनेस चल रहे हैं, तो उसको हम ग्लोबल कंपटीशन बोल सकते हैं। एक ही कंट्री अलग अलग कंट्री में व्यापार कर रही है, उधर कंट्री में भी सेम इंडस्ट्रीज हैं, तो उसको भी हम ग्लोबल कंपटीशन बोल सकते हैं। ग्लोबल कंपटीशन में उन्होंने दिखाया कि होम वर्सेस होस्ट कंट्री। होम वर्सेस होस्ट कंट्री का मतलब क्या है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारी होम कंट्री है, हमारे इंडिया कंट्री में हमारे पास बहुत सारे कपड़ा उद्योग भी चल रहे हैं, मेडिकल भी चल रहे हैं। एक कंट्री बाहर की आई जिसने हमारी इंडिया इकोनॉमी में पैसा लगाया, और वो हमारी कंट्री में जैसे हम लोग कपड़े का काम कर रहे हैं उसने भी कपड़े का काम स्टार्ट किया, तब जो दोनों में आपस में कंपटीशन आता है उसको होम वर्सेस होस्ट कंट्री भी बोल देते हैं। फिर आता है कि होम कंट्री। होम कंट्री का मतलब कि हम एक ही कंट्री में जब कंपटीशन करते हैं, अपने इंडिया कंट्री में बहुत सारी कंपनीज है, जब आपस में कंपटीशन होता है तो उसको हम होम कंट्री कंपटीशन भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है कि होम कंट्री लिखेगी Xiaomi कॉर्पोरेशन, ये चाइना की कंट्री, हमने इसको होम कंट्री मान लिया। होस्ट कंपनी हो गया माइक्रोमैक्स इंडिया, इंडिया जो है माइक्रोमैक्स इंडिया की होस्ट कंपनी। तो ये जब इनका आपस में कंपटीशन होगा, आपस में कंपटीशन क्या है, Xiaomi के भी मोबाइल है और जो माइक्रोमैक्स है उनके भी मोबाइल है, तो आपस में जब मोबाइल का कंपटीशन आ रहा है तो इसको हम ग्लोबल कंपटीशन की एग्जांपल में ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थर्ड कंट्री भी आती है, इन्होंने साथ में लिखा है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में काम चल रहा होगा। Xiaomi हो गया कि आपके पास रेडमी वगैरह हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, यहाँ से आ जाए कि नोकिया, सैमसंग, या फिर उसके अलावा और भी मोबाइल आते हैं हमारी मार्केट में, ओप्पो, वीवो। जब ये थर्ड पार्टी कंट्री भी और भी किसी कंट्री में कंपटीशन चलता है जिसको हम लोग ग्लोबल कंपटीशन में ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल काफी कंट्री की दी हुई है, सैमसंग, तोशिबा, वोशिंगा, हिटाची, शार्प, बहुत सारी कंपनी जब आपस में मिलके किसी भी कंट्री में बिजनेस चलते हैं, कोई कंट्री का बिजनेस ज्यादा किसी का कम, लेकिन सभी जितनी भी कंपनीज होती हैं, ऐसा नहीं तो कि सारी कंपनी डाउनफॉल में जाती हैं, अपने प्रॉफिट लेवल में आगे बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे फीचर के अकॉर्डिंग काम करेंगी वैसे ही इनका बिजनेस चलता है।
कोई भी कंट्री ऐसी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती कि एक प्रोडक्ट लेके आएगी और दूसरी कंपनी वो प्रोडक्ट ना लेके आएगी। सभी कंपनी लेके आती हैं एक ही टाइम पे एक प्रोडक्ट को। सबके फीचर मिलते जुलते होते हैं, रेयर चांस होता है कि किसी का फीचर कुछ मिल रहा हो। सिर्फ लोगों के सोच में इमेज जो रखी होती है, लोगों के माइंड में जो इमेज होती है उसके बेस पे इनका काम चलता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता कि ये चीज आपको इस कंपनी में मिलेगी, एक वाली चीज उस कंपनी में नहीं मिलेगी। आप मोबाइल लेने चले जाओ, सब कुछ मिलेगा। अगर 8 GB का फोन इनका है तो 8 GB का उनका भी मिलेगा, 8 GB का उनका भी मिलेगा। अगर 32 का है तो 32 का सभी कंपनी का। जो माइंड में इमेज सेटअप हो रखी है उसी बेस पे बिजनेस चलता है, तो कंपटीशन लेवल ऑटोमोट पे बना रहता है। फिर आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? जब किसी कंट्री में बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, ग्लोबल भी कंपटीशन हो रहा है, एक्सपोर्ट का लेवल भी अच्छा है, आप लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो मोस्टली है कि हर एक कंट्री की GDP ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा होगा, एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, पर कैपिटल पर्सन इनकम जो है वो भी अच्छी होगी। तो उसका इम्पैक्ट के ऊपर इन्वायरमेंट क्या पड़ता है? इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मीन्स जो हमारी कंट्री का इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले क्या है? पब्लिक की हेल्थ अच्छी होगी। पब्लिक की हेल्थ अच्छी होने का मतलब कि लोगों के पास पैसा अच्छा होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होता है। पर पर्सन अपनी कैपिटल इनकम जो है बहुत अच्छी कमा रहा होता है, अपने उसकी जो डिमांड है वो इसी बेस पे कंप्लीट करता चला जाता है। डेप्ट मैनेजमेंट, अगर किसी कंट्री में अच्छे प्रॉपर से ग्लोबली कंपटीशन चल रहा है, डेप्ट मैनेजमेंट, अगर किसी कंट्री ने किसी कंट्री से इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है तो जो पैसे देने वाला है वो टाइम पे पैसा पे होता चला जाता है। अगर किसी कंट्री के ऊपर ये डेप्ट का बर्डन बढ़ता चला जाए तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कंट्री दोबारा से ग्रोथ कर सके। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि चाइना सबसे ज्यादा लोन दे रही है पाकिस्तान को। क्यों वो नहीं? बस इस कंट्री के ऊपर उन्होंने अपना दबदबा लेके आना टाइम के अकॉर्डिंग। चाइना की एक फितरत है, चाइना की एक फितरत है कि एरिया के अकॉर्डिंग आपको कंट्री आगे ग्रोथ कर रही है कि कभी किसी एरिया को कवर कर ले, कभी अभी इस कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा इनका लोन है। तो लोन के मतलब ये पैसा वापस दे ही नहीं पा रहे हैं, पैसा वापस दे नहीं पा रहे हैं, तो नहीं दे पाएंगे तो ये कंट्री किसी भी टाइम इसको बोल देगी कि आपकी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी हो गई हैं जिस बेस पे काम कर रहे हैं, तो वो काम चलता है। इसको हम बोलते हैं कि हम डेब्ट को मैनेजमेंट इजीली बेस पे कर सकते हैं अगर ग्लोबल कंपटीशन हमारा चलता रहता है। सर ऐसा हो सकता है कि ये इस पाकिस्तान वाले कर्जनामा का जो दे पाए, जो भी लोन ये ले रहे हैं बहुत ज्यादा लोन हो जाए, जैसे कि लोग घर भी करते हैं तो ये अपना टेस्ट वही तो बोल रहा हूँ कि ये टेक ओवर कर लेंगे इस कंट्री, फिर वो बोलेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चाइना के हो जाएंगे तो पाकिस्तान जो खत्म चाइना के मैप में हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कि किसी मैप में कुछ बंदरगाह पे भी इन्होंने अपना कब्जा पा लिया। वो ऐसे कंट्रीज करने नहीं देती हैं तो झगड़ा चलता रहता है, लड़ाई वगैरह होती रहती है, तो बाहर अंदर बाहर गिरता रहता है थोड़ा बहुत। तो कभी कंट्री में हमारे इंडिया में भी जैसे प्रॉब्लम चल रही थी तो आए थे ये लोग, फिर थोड़ा पीछे हट गए, फिर आगे, तो चलते रहता है। अगर कोई कंट्री इस चीज में ध्यान नहीं देती तो कोई भी कंट्री किसी की जमीन को भी अपने हाथ में ले सकती है, तो थोड़ा चलती है। उसके बाद आता है कि बजट पॉलिसीज। अगर किसी भी इकोनॉमी प्रॉपर ग्लोबल इन्वायरमेंट अच्छा होगा, मीन व्यापार अच्छे चल रहे होंगे, तो हमारी जो ग्लोबल पॉलिसीज है, फिर हमने बजट की पॉलिसीज हैं वो हम इजिली बेस पे सेटअप कर सकते हैं भी किस एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट हमने करना है। मीन्स हम बजट इजिली बेस पे बना पाएंगे। आपको अपनी कैपिटल के बारे में पता होगा, हमारे पास इतना पैसा है, कैपिटल का आपको रेट ऑफ रिटर्न भी पता होगा भी इतने पैसे आप हर साल कमा रहे हैं, तो आप बजट बना सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा भी हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, तो बजट बनाकर करेंगे क्या? बजट तो हमेशा डेफिसिट में ही रहने वाले हैं, तो बजट बनाए भी नहीं जाते हैं। सेंट्रल बैंकिंग एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आपकी इकोनॉमी में सारा काम जो है सेंट्रल बैंकिंग से हो जाता है। फिर आपके मोस्टली वैसे सारी कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं उनका मोस्टली काम जो है बैंकिंग के ऊपर ये चला कर रुकता है कि बैंक ही एक इकोनॉमी में पैसे को कमाने वाली संस्था है जहाँ से आपका पैसा रोटेट होता है, इसलिए इस पे कोई भी काम आपका है। अगर ये आपके ग्लोबल कंपटीशन इस वजह से है तो पैसा जो आपके सेंट्रल बैंक से चलेगा, मीन्स आपका जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग बैंक होता है, तो वहां से आपका बिजनेस इजीली पे चलेंगे, पैसे की रोटेशन अच्छी होगी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। इकोनॉमी में जीडीपी भी अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी बनेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, एजुकेशन स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, तो लोग अपनी डिमांड से इजीली बेस पे कंप्लीट भी कर सकते हैं। जैसे बाहर की कंट्रीज में क्या अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अभी इतना पैसा हम लोगों के पास थी, वो लोग संभालते नहीं है, वो कभी नहीं सोचते कि हमें पैसे को अपने पास संभाल के रखना है। 5 दिन कमाते हैं वो, सैटरडे और संडे उड़ाते हैं, खूब खाएंगे उड़ाएंगे, ऐसा ही काम है। अच्छी अच्छी कंट्रीज में चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, अभी उनकी सोच है, उनकी कंट्री में माइंड में सेटअप किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि आप लोग पैसे को सेव करके नहीं रखोगे। जितना पैसा आप अपनी तिजोरी में भर के रखोगे उसमें इम्पैक्ट क्या होता है
कि इकोनॉमी में पैसा कम होगा, गवर्नमेंट आपको कोई पॉलिसीज बेस पे आपको कोई सोल्यूशंस नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी जब पैसे की कमी आ जाएगी, कीमतें ऑटो मोड पे बढ़ जाएंगी। बाहर की कंट्री में ऐसी तो प्रॉब्लम्स नहीं आती, जो अच्छी अच्छी डेवलप कंट्री है वहां पे पैसे की कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि जो पैसा रोटेशन में रहता है, जब रोटेशन में पैसा रहता है तो ऑटो मोड पे पैसा बनता चला जाता है। अब रोटेशन में लगे खा पी के उड़ा दें जो सैटरडे संडे, तो यहाँ पे तो बीमारी इतनी है